कौशल जी, मेरा सवाल आपसे, मुफ्ती साहब के यहाँ जब एनआईए की टीम पहुंचती है, जांच करना चाहती है, लेकिन उनके समर्थकों को ये बात नागवार गुजर रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, आप जांच नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब, पहले जांच तो हो जाता, फिर इसके बाद विरोध किया जाता, लेकिन पहले ही विरोध, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे भाई अभी चंद्रांशु जी ने जो बात कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा, निश्चित तौर से संविधान से चलेगा। मुफ्ती साहब हो चाहे कोई साहब हो, उनका कोई समर्थक हो और या उनका विरोधी हो, वो देश के संविधान और कानून से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ। भाईजान हो, भाई जी हो या भाई साहब हो, एनआईए एक हमारे देश की एक विश्वस्त संस्था है जिसके द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर जांच की जाती है। यदि उसके पास कोई साक्ष्य है तभी वो इस मामले में कार्रवाई कर रही है, और अगर वो कार्रवाई कर रही है तो उसकी कार्रवाई में, उसकी जांच में पूरी तरीके से सहयोग देना चाहिए। और किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, ये हमारे देश में तो लॉ ऑफ एविडेंस में और सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को जांच के लिए बुलाया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को जांच के लिए बुलाया जाएगा तो वो जांच में सहयोग देगा, उसको सहयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने देखा है और सामने चीजें आई हैं, वीडियो फोटोज वगैरह आए हैं, निश्चित तौर से ये बड़ी दुखद घटना है। और ऐसी घटना को कारित करने वालों के खिलाफ, वो मुफ्ती के खिलाफ तो जो कार्रवाई हो रही है वो तो हो रही है, बाकी जो उसके समर्थन में उपद्रव फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे संदेश जाए कि अराजक तत्वों के खिलाफ हमारे देश का कानून कितना कड़ा है। बिल्कुल। कौसर जी, पहली बार मैं देख रहा हूं कोई इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है, नहीं तो लोग डिफेंड करने लगते हैं। आप लोगों जैसे लोगों की जरूरत है जो समाज में पहुंचाए, मैसेज कन्वे करे, वो बताए कि नहीं ये ठीक नहीं। अभी आप देखते हैं जगह जगह पे, कई जगह ऐसे जाता है, एक वर्ग विशेष पर ही आरोप लगता है, हम जा रहे हैं किस लिए, और वहां पर तुरंत विरोध होने लगता है। प्रशासन आए, जांच करे, अगर कहते हैं ना साच को किस बात की आज, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग इतना ज्यादा बिफर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि स्थिति जो है वो ठीक नहीं रहती है। सर, ये मेरा अकेले का बयान नहीं है। ऐसे हजारों लोग मिलेंगे आपको जो इस तरीके की बात करेंगे कि देश में अमन शांति और कानून व्यवस्था के लिए काम होना चाहिए, बशर्ते कि आप जो है उनको दिखाएं। आप मुझसे बताएं, मुझसे संपर्क करें। ऐसे मैं आपको 1000 धर्म गुरुओं का चेहरा आपके सामने प्रदर्शित करूंगा जो गलत को गलत और सही को सही कहने वाले लोग हैं। नहीं, तो फिर कौसर जी, तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं समझाया जाता है कि आप जैसे समाज के जागरूक लोग जब नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? अगर आप हमारे चैनल पे बैठ के ये बात करिए, आप उन लोगों को भी तो समझा सकते हैं कि नहीं ठीक है, ऐसा करना गलत है, लेकिन वो पत्थरबाजी, विरोध करना, चिल्ला चिल्ली करना, इस तरीके की चीजें आती है। आप भी देखते होंगे, इसी समाज में आप रहते हैं, तो ये आपसे छुपी है नहीं। आखिरकार क्यों उनको नहीं एजुकेट किया जा रहा है? देखिए, ये बिल्कुल सवाल आपका वाजिब सवाल है और ये हम लोग बराबर इसके बारे में संघर्ष कर रहे हैं। आपका चैनल तो हमारे विषय में जानता है और हमारे संगठन सूफी खानका एसोसिएशन के विषय में भी जानता है कि हम लोग संपूर्ण भारत में अपने स्तर से जो भी हो सकता है वो सारे प्रयास कर रहे हैं। और हमारा तो विरोध ही इसी बात का है कि मुस्लिम समाज के अंदर एक वर्ग जो तालिबानी मानसिकता का प्रतीक बन चुका है, वो जिस प्रकार से वो तालिबानी मानसिकता और आईएसआई वाली मानसिकता से और मुस्लिम ब्रदरहुड की मानसिकता से ग्रसित होकर के देश में अलगाववाद की बातों को आगे बढ़ा रहा है, ऐसे तत्वों पर हर प्रकार से अंकुश लगाना चाहिए और सरकार को भी साथ में साथ देना चाहिए। हम लोगों ने तो उसके संबंध में कई बार पत्राचार भी किया है और कहा भी है, सुझाव भी दिए हैं कि आप इस प्रकार से कार्य करें। भाई, हम लोग तो बस देखिए, ऐसा है ना कि जहां तक बात यह है कि किसी को रोकने के लिए जो बात होगी तो कानून सम्मत तरीके से हम अपनी बात कर सकते हैं। हम उनकी तरह तो अराजकता फैलाते हुए सड़क पर आ नहीं सकते। हमें तो उनमें यही तो एक बुनियादी फर्क है कि हम उनकी तरह अराजकता नहीं फैला सकते। हम अपील कर सकते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से आज पुनः फिर सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे तत्वों को रोक लगाने के लिए हमको सुना जाए, सरकार हमारा पक्ष जानने के लिए हमको बुलाए, हम उनको पूरी बात बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा कौसर जी, एक मेरा सवाल आपसे, देखिए ये देश बहुत प्राचीन भारत देश है और बहुत समय से यहां पर लोग हिंदू मुसलमान सब रहते हैं और इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन विगत कुछ समय से ऐसी चीजें हो रही हैं कि चीजें डिरेल हो रही है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। ऐसी ऐसी एक्टिविटी आती है, लगता है कि अब आप देखते हैं कि भारत ही एक ऐसा मुल्क पूरे देश, पूरे दुनिया में है जहां पर मुसलमान सबसे ज्यादा फ्री हैं, अच्छे से रहते हैं। मुस्लिम कंट्री में भी इतनी फ्री उनको छूट नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, अब तो लंबा अनुभव आपको है, तो चीजें जो है गड़बड़ हो रही है, डिरेल हो रही है। क्या वजह है?
देखिए आपने जो बात कही कि भारत के मुसलमान और दुनिया भर के मुसलमान, बिल्कुल सही बात है। भारत भर के मुसलमान और दुनिया भर के मुसलमानों में बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है। हम्म। भारत के मुसलमानों को जितनी आजादी भारत में हासिल है, मक्का में और मदीना में उतनी आजादी हासिल नहीं है। हाँ। मोहम्मद साहब जो सारे मुसलमानों के लिए अल्लाह के बाद अगर कोई स्थान मुसलमानों में रखा जाता है तो वो मोहम्मद साहब का है। मोहम्मद साहब के शान में खड़े होकर के हाथ बांध करके मदीना में उनके मजार के सामने मतलब जो है उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, कोड़े पड़ने लगेंगे। हम्म। लेकिन भारत में कहीं पर भी आप जो है मोहम्मद साहब की शान में कोई भी कसीदा पढ़े तो कोई आपको मना करने के लिए नहीं आएगा। तो बड़ा अंतर है। और ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी उदारवादी मामला है और जो चीजें हैं हमारे देश के अंदर जो सूफिज्म है और सूफीवादी विचारधारा है, उसको जो फली फूली है वो भारत की सरजमीन पे ही फली फूली है। देखिए आपको हिंदू समाज को और बहुसंख्यक समाज को इन कट्टरपंथियों से इतना खतरा नहीं है हाँ। जितना हमारी सूफीवादी परंपरा को इन कट्टरपंथियों से खतरा है। कि ये जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि तालिबान में जब ये काबिज हुए तो इन्होंने हिंदू और सिखों को तो बाद में जो है वो टारगेट पे लिया। सबसे पहले तो सूफी और मौलाई और शिया मुसलमानों को टारगेट पे लेते हुए उनके धार्मिक स्थलों से काले झंडे उतरवा दिए और उनकी परंपराओं पर रोक लगा दी, उनके साथ अत्याचार किया। तो ये कट्टरपंथी शक्तियां, ये जरूर इसमें कोई दो राय नहीं कि ये संख्या में सीमित है, लेकिन इनका नेटवर्क इतना ज्यादा बड़ा है कि वो सारी चीजें बड़ी भारी संख्या में दिखाई देती हैं। लेकिन आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि मुस्लिम समाज, खासतौर से सूफीवादी विचारधारा को मानने वाले समाज में बड़ी तेजी के साथ जो है जागरूकता आ रही है और बड़े संगठन तैयार हो रहे हैं। उसके बारे में बड़ा जमीनी स्तर पर कार्य हो रहा है। और आपने देखा होगा कोई भी ऐसा मसला हो तो उसको कंडम करने के लिए सूफी समाज के लोग तुरंत आगे आते हैं। कौसर जी, एक परिकल्पना की जा रही, कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लिए अच्छी बात है कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आगे बढ़े, किसी ने रोका नहीं। ये तो कहा नहीं जा रहा है एक हाथ में पत्थर हो, पत्थर की तो बात कहीं कहीं नहीं जा रही। लैपटॉप पढ़िए, खूब पढ़िए, अब्दुल कलाम बनिए, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में रहे जो आदर्श स्थापित किए, जिनके नाम के सामने सर झुकता है। लेकिन आज ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं जिनको देखकर लगता है कि ये क्या हो गया है। ये देखिए हमारे देश के संविधान ने जो व्यवस्था की है उसमें पूरी व्यवस्था है, उसमें किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय और को मतलब वो विभेद नहीं किया गया। उनको पूरी आजादी है अपनी धार्मिक जो है स्वतंत्रता के तहत अपने धर्म पर चलने की, कुरान पढ़ने की और आयतें पढ़ने की, हदीस पढ़ने की। लेकिन ये मुस्लिम समाज को भी खुद इसके बारे में विचार करना होगा कि हम केवल अपने बच्चों को केवल मदरसों की शिक्षा तक सीमित न रखें, धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी दें। और आधुनिक शिक्षा, ऐसी आधुनिक शिक्षा जो समावेशी हो। देखिए एक चीज मैं आपको जोर देना चाहता हूँ, समय कम है आपके पास भी, हमारे पास भी। अभी जो कुछ मामले आए हैं आईएसआईएस के रूप में, जो केरल में कुछ लोग पकड़े गए थे, वो मदरसे के नहीं थे, वो तो बड़े कोई सीए की उसने मतलब किसी ने एमसीए किया हुआ था, किसी ने एमबीए किया हुआ था, कोई एमटेक था, कोई बीटेक किया हुआ था। इन शिक्षाओं के साथ साथ, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि उन बच्चों के अंदर राष्ट्र के प्रति एक अच्छी सोच होनी चाहिए, राष्ट्रवादी विचारधारा होनी चाहिए। इसके बारे में कार्यक्रम चलाना चाहिए। देखिए ये बगैर सरकार के सहयोग के ये सारी चीजें मुमकिन नहीं। बिल्कुल कौसर जी, मैं तो न जाने कितने स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर से चर्चा करता हूं, लेकिन इतना सकारात्मक फिलहाल कोई बातें नहीं करता। इसी की जरूरत है हमारे समाज। कौसर जी, मेरा सवाल आपसे, जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया कि आप एडवोकेट हैं तो आप बेहतर और समझा सकते हैं। ये देश, आप एक तरफ कहते हैं कि संविधान से चलता है, संविधान से चलना चाहिए और संविधान से ही चलता है, लेकिन एक तरफ पत्थर से भी लोग चलाना चाह रहे हैं, बलवा, दंगा और आगजनी करके लोग चलाना चाह रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? देखिए आपको महोदय एक चीज जान करके बड़ी हैरानी होगी और हो सकता है कि मेरे इस वक्तव्य के बाद आप उस पर शोध भी करें और करना भी चाहिए। इस संस्था ने, जिस धार्मिक संगठन ने 1921 से लेकर के 1947 तक पाकिस्तान को बनाने का आंदोलन चलाया, वो संस्था आज भी भारत में काम कर रही है। वो संस्था आज भी है और उस संस्था के लोगों के आज भी संबंध पाकिस्तान के उन आतंकवादियों के साथ है जो जम्मू कश्मीर में जिहाद के फतवे देते हैं। और मैंने इस चीजों की तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, यहां तक कि उसने जो उर्दू में फतवा जारी किया था, मैंने पीडीएफ से डाउनलोड करके उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करवा करके सरकारों को और प्रशासन को देने का काम किया है। उसके बाद भी ऐसी विचारधारा पर रोक न लगना, वो तो ऐसी चीजों को करेगा ही।
कि वो कानून को कहाँ मानेंगे। जिनके मदरसों में आज भी जहां से ये फतवे दिए जाते हो जी। कि जनगण मन अधिनायक जया है, गाना कुफ्र है, हराम है, ठीक है। नाजायज है, तो आप क्या समझ सकते हैं वहां से क्या रहा। एपीजे अब्दुल कलाम, और एपीजे अब्दुल कलाम से भी याद आया कि उनके सम्मेलनों में तो बाकायदा एपीजे अब्दुल कलाम को काफिर, मुशरिक, बिदअती कहते हुए, गद्दार कहते हुए कलाम साहब को गालियां दी जाती हैं। जिस देश में ऐसा एक पूर्व राष्ट्रपति को, जिसने देश के लिए सब कुछ किया, उसको धार्मिक चलिए, मंचों से बहुत गाली अच्छी दी बात जा है रही आपने कही और इन्हीं चीजों की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।